नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज 30 जून 2026 है और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसे कवर करते हैं। 72 बीपीएससी का प्रीलिम मेंस हो या फिर 73 बीपीएससी हो, रेगुलर इसे फॉलो कीजिएगा। जिन लोगों के भी मैंने रिजल्ट के वीडियो डाले हैं उन्होंने वीडियो खुद से बना करके भेजा हुआ था और उन्होंने खुद से अप्रोच भी किया था सेलेक्ट होने के पश्चात से। हाँ, तो उन सब के वीडियो में एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा। वो कॉमन क्या है? तो न्यूज़पेपर डिस्कशन का फॉलो करना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रीलिम मेंस और साथ साथ में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, इसलिए इसे रेगुलर देखा कीजिए। आज हम लोग क्या सब पढ़ेंगे भाइयों बहनों? तो कल के 2 टॉपिक हैं, उसे भी पढ़ेंगे। एक सरिस्का का टॉपिक है और एक पासपोर्ट एक्ट में चर्चा में है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को हरी झंडी दे दी है। 1 जुलाई से इसको लागू किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि 2028 के बाद से दिल्ली में नए दुपहिया वाहन जो होंगे उसमें पेट्रोल और डीजल आधारित जो वाहन होंगे उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। उसको रजिस्टर ही नहीं किया जाएगा दिल्ली में। केवल और केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा दिल्ली में, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, इसको ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। क्या, क्यों, कब, कैसे किया जा रहा है और क्या सरकार की मंशा है। एक प्रीलिम फैक्ट है आपको, जिसको बस हम लोग यहीं पर देख रहे हैं, इसके आगे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें है भी कुछ नहीं। बिहार के जो वर्तमान के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब हैं, रिटायर्ड हैं। ये बिहार के गवर्नर हैं। ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामनेई, उनकी मृत्यु के बाद से उनका ऑफिशियल फ्यूनरल जो है वो अभी तक नहीं हुआ था। उसी में भारत की तरफ से भाग लेने के लिए यही गवर्नर साहब जाएंगे और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, ये दोनों जाएंगे भाग लेने के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल। विक्रम मिस्री हैं और हमारे विदेश मंत्री जी हैं, उनका पहले से ही शेड्यूल है उसमें मीटिंग, इसलिए वो लोग नहीं जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, उसके बाद से आगे बढ़ते जाएंगे। ये 73 बीपीएससी के लिए 5 जुलाई से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें बेसिक से लेकर बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक के आंसर राइटिंग होंगे। जब आप इसमें जुड़ते हैं तो इसमें 2 तरीके का होता है, विदाउट न्यूज़पेपर डिस्कशन PDF एंड विथ PDF। तो आपको वहाँ पर PDF वगैरह भी मिल जाता है। जिन्हें जुड़ना हो जल्दी जुड़ जाइएगा, काफ़ी बच्चे पहले ही जुड़ चुके हैं। लिमिटेड सीट होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो फिर सही से चल नहीं पाता है, इसलिए जितना जल्दी जुड़ेंगे काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, आप मैसेज वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं 73 बीपीएससी और मैं आपको ऐड कर दूँगा। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। सवाल क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि हाल ही में चर्चा में रही दिल्ली विद्युत वाहन नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या फिर आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा दिल्ली विद्युत वाहन नीति जो है इसके बारे में बताएं। तो प्रीलिम मेंस दोनों जगहों पर पूछा जा सकता है। निबंध अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार को पॉल्यूशन इत्यादि के लिए क्या करना चाहिए, तो आप उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन से निपटने के लिए इस प्रकार के बड़े कदम जो हैं उठाए गए हैं और यह कदम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी है हमारे लिए। जब तक हम चीज़ों को फोर्सफुली लागू नहीं करेंगे तब तक बड़े स्तर का सुधार तो नहीं देख सकते हैं। दिल्ली सरकार ने विद्युत वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो राजधानी वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना। दिल्ली पॉल्यूशन जो है इसको 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक 45% और एक जो है 55%। क्या है इसमें भाई? 55% जो पॉल्यूशन है ये दिल्ली के इंटरनल चीज़ों के कारण से है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, कंस्ट्रक्शन है, वाहन है बहुत ज़्यादा, इनके कारण से पॉल्यूशन है। बाकी 45% जो है इसमें पराली का योगदान माना जाता है। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो पराली के स्तर पर हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें जो पहले इंटरनल जो उस पर हम जो बहुत जल्दी काम कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एक चीज़ इसमें ये भी है कि क्या जो पहले के व्हीकल हैं क्या वो पॉल्यूशन फैलाना बंद कर देंगे? क्या पहले से जितने व्हीकल मौजूद हैं दिल्ली में क्या वो पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे? और अगर हम उन्हें नहीं हटा पा रहे हैं तो नए वाहन पर अगर हम रोक लगा भी देते हैं तो पॉल्यूशन पर तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जितनी गाड़ियां हैं वो तो रहेंगी ही। तो देखते हैं कि सरकार की पॉलिसी आखिरकार में क्या है। बहुत सारे सवाल आपके मन में उठने चाहिए। सवाल भी मास्टर के ही मन में उठेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपके मन में आना चाहिए कि अभी के जो गाड़ियाँ हैं उनका क्या होगा।
दिल्ली में 31 मार्च 2028 के बाद से नए पेट्रोल, मोटरसाइकिल, स्कूटर का पंजीकरण नहीं होगा। दोपहिया वाहन तो डीजल पर चलता नहीं है, पेट्रोल पर ही चलता है, तो उसका पंजीकरण नहीं होगा। अप्रैल 2028 से दिल्ली में बिकने वाले हर दोपहिया और तिपहिया वाहन को विद्युत वाहन होना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा, अनिवार्य का तात्पर्य क्या है कि तिपहिया और दोपहिया वाहन जितने भी हैं, ऑटो से लेकर गाड़ियां तक, वो 100% इलेक्ट्रिक होनी ही चाहिए। तो बाइक कौन सी इलेक्ट्रिक आएंगी? स्कूटी इलेक्ट्रिक आती है, इलेक्ट्रिक बाइक्स तो अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो फिर होगा क्या उनका, है ना। सीएनजी ऑटो पर निर्णय लिया गया। नई नीति के अनुसार से अगले वर्ष जनवरी से नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण बंद किया जाएगा। अगले साल से सीएनजी ऑटो रिक्शा का भी पंजीकरण बंद, क्योंकि दिल्ली में अगर आप आएंगे तो सबसे ज़्यादा सीएनजी वाला है येलो ऑटो देखने का आपको मिलता है। इसका उद्देश्य धीरे धीरे पुराने प्रदूषणकारी वाहनों की जगह पर स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य क्या है? सरकार आपसे सवाल यहीं से पूछेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2030 तक दिल्ली के बड़े वाहनों का कम से कम 30% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाए, विद्युतीकरण किया जाए। कब तक के लिए? तो 2030 तक के लिए। आपने योजनाएं पढ़ी हैं क्या? फेम इंडिया 1, फेम इंडिया 2 पढ़ा है क्या? उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में 2030 तक शामिल करना था, है ना। इसके लिए दोपहिया, तिपहिया, हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किस पर जोर दिया जा रहा है? दोपहिया, तिपहिया और जो हल्के कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं उनको पहले हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर लें, उसके बाद हम बड़े वाहनों की तरफ में बढ़ेंगे। जैसे दिल्ली में कुछ कुछ बसें आप देखेंगे जिस पर लिखा रहता है जीरो पॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिक बसें होती हैं, एसी होती हैं और उनसे कुछ भी इमिशन नहीं होता है। तो उस प्रकार की बसों को शायद बढ़ावा दिया जाए। दोपहिया वाहनों का महत्व क्या है? तो दिल्ली में दोपहिया वाहनों की कुल वाहन संख्या के लगभग 67% है, यानी कि 100 में से 67 व्हीकल जो हैं वो टू व्हीलर्स हैं। 2022 से 2026 के बीच करीब 18 लाख यहाँ पर टू व्हीलर्स का पंजीकरण हुआ था, जिनका पॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। सर्दियों में दिल्ली के सूक्ष्म कम प्रदूषण में वाहनों का योगदान, केवल व्हीकल को हम लोग लेंगे तो 23% उनका योगदान है। इससे परिवहन क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। अगर हम लोग पर्टिकुलर एक एक स्रोत का इंटरनल स्तर पर देखेंगे तो 23% पॉल्यूशन जो है केवल और केवल व्हीकल्स के द्वारा फैलाए जाते हैं, जिसमें 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर शामिल हैं। अगर हम उसमें से 2 व्हीलर को हटा देते हैं, 3 व्हीलर को इलेक्ट्रिफिकेशन कर देते हैं, 2 व्हीलर का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देते हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। दोपहिया, तिपहिया वाहनों से उत्सर्जन कितना होता है? तो रिपोर्ट के अनुसार से 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के 31% योगदान है। दोपहिया वाहनों का परिवहन से जुड़े सूक्ष्म कण उत्सर्जन में 31% का योगदान है। 31% का कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में 51% का योगदान है, क्योंकि इनके इंजन जो हैं अभी भी कई सारे पुराने वाले इंजन हैं जो नए वाले भारत स्टेज 6 इंजन का मानक का भी पालन नहीं करते हैं। और जितना पुराना इंजन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का उतना ही ज़्यादा उत्सर्जन होगा। आपसे सवाल पूछा गया था बीपीएससी में, क्या सवाल पूछा गया था कि इनकम्प्लीट कंबसन से किस गैस का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है, उत्सर्जन होता है, उत्पादन नहीं उत्सर्जन होता है, तो CO ही होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं। इनकम्प्लीट कंबसन, जितना पुराना आपका इंजन होगा, जैसे भारत स्टेज 6 है, भारत स्टेज 4 के बाद हम 6 पर आ गए, उससे पहले 3 था, 2 था, तो भारत स्टेज को जो इंजन पहले वाले जाएंगे तो उसमें क्या होता है, धुएं में बदबू बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आपने गौर किया होगा तो पहले की राजदूत गाड़ी याद है क्या आपको? तो उसी प्रकार से मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पहले के वाहनों में उत्सर्जन ज़्यादा होते थे, क्योंकि कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाता था। जितना ज़्यादा हम कंप्लीट कंबसन को हासिल करेंगे, पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे कम होता जाएगा। नीति में प्रोत्साहन भी दिया गया है। विद्युत नीति में वाहनों के खरीद पर नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहले वर्ष में विद्युत दोपहिया खरीदने पर 30,000 तक की सहायता, दूसरे में 20,000 और 10,000 तक की सरकार सहायता देगी। तिपहिया वाहनों के लिए भी 50,000, 40,000 और 30,000 तक की पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में मदद दी जाएगी। पुराने वाहनों को हटाने के लिए भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। पुराने दोपहिया वाहन हटाने पर 10,000 रुपये और तिपहिया हटाने पर 25,000 रुपये तक की सरकार सहायता देगी। और पुराना अगर 4 व्हीलर हटाना चाहते तो पहले 1 लाख मालिकों को और 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी। विद्युत ट्रकों के लिए भी प्रोत्साहन रखा गया है।
हल्के विद्युत मालवाहक वाहनों को भी नीति में प्राथमिकता दी गई है। पहले में N1 श्रेणी के विद्युत ट्रकों पर 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी और गैर विद्युत N1 ट्रकों को हटाने पर 50,000 तक की सहायता दी जाएगी। करों में भी सरकार ने छूट दिया है। नई नीति में पूर्ण विद्युत वाहनों पर सड़क कर पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स जो आप भरते हैं भारी भरकम से, इसमें कंप्लीट छूट दिया जाएगा। 4 पहिया वाहनों के लिए 30 लाख तक की कीमतों वाले वाहनों पर लागू होगी छूट। अगर आप 30 लाख तक का वाहन खरीदते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा। यह नीति मजबूत संकर वाहन, हाइब्रिड जो व्हीकल होते हैं जो दोनों पर चल सकें, प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव हटा दिया गया। अब हाइब्रिड वाले वाहनों को सरकार प्रोत्साहन नहीं देगी। ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब पेट्रोल और तब मर्जी पर इलेक्ट्रिक पर चले जाएं, इसको सरकार ने हटा ही दिया है। प्रारंभिक मसौदे में इन्हें सड़क कर पंजीकरण शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया। पुराने वाहनों पर भी स्पष्टता रखी गई है। सरकार ने कहा है कि जबरन नहीं हटाया जाएगा। नीति का उद्देश्य नए पंजीकरण को धीरे धीरे विद्युत वाहनों की ओर ले जाना है और लोगों को हमें जागरूकता करके इसको ख़त्म करना है, न कि बाय फोर्स हम इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। अब जो हम लोग समझेंगे कि विद्युत वाहन नीति 2.0 आखिरकार में है क्या, सरकार इसमें क्या अचीव करना चाहती, थोड़ा सा क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं क्योंकि प्रीलिम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा ही। दिल्ली सरकार की विद्युत वाहन नीति इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का मुख्य उद्देश्य है दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पॉल्यूशन को कम करना। लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2026 से, लक्ष्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली के कुल वाहन समूह का 30% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। 30% वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन 2030 तक कर देना है। यानी कि दिल्ली में से 100 में से 30 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, जो वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा कम है। फिलहाल में आपको 2 पहिया वाहनों और तिपहिया पर आपको बता ही दिया है कि क्या क्या इसमें किया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि भी हमने देख लिया, पुराने वाहनों को हटाने पर जो सहायता मिलेगी उसको भी हमने देख लिया है। ये क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है 3 डिकेड ओल्ड प्रॉब्लम रिजॉल्व। हरियाणा और राजस्थान के बीच में यमुना जल बंटवारे को लेकर के 30 साल पुराना, आप में से बहुत सारे बच्चों की उम्र होगी इतनी, तो 30 साल पुराना एक विवाद था जल बंटवारे को लेकर के, उसको सॉल्व कर दिया गया है। क्या है ये, कुछ प्रीलिम फैक्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। क्या है वो, तो आपको मैप दिखाता हूँ जिससे दिमाग में क्लियर हो जाए चीज़ें कि आखिरकार में है क्या। देखिए ये है हरियाणा, हरी का आना हरियाणा। यहाँ पर है पंजाब से हिंदी भाषी लोगों को अलग करके एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम है हरियाणा। राजस्थान, राजाओं का स्थान राजस्थान हमेशा से ही रहा है, बहुत पुराना है वो। तो यहाँ पर है हथनी कुंड बैराज। क्या है, हथनी कुंड बैराज। एक मास्टर साहब का वीडियो देख रहा था मैं, बहुत फेमस मास्टर साहब हैं वो। बोलते हैं क्या है, तो ये है। बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं क्या है, तो ये है। जैसे पंडित जी मंत्र के बाद बोलते, सब लोग बोलते स्वाहा, क्या हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से मत कीजिएगा। हथनी कुंड बैराज है ये। बैराज क्या होते हैं भाई, छोटे मोटे डैम होते हैं जहाँ पर पानी को रोका जाता है। पानी को सिंचाई के पर्पज़ से, विद्युत के पर्पज़ से वहाँ पर रोका जाता है। तब इसी हथनी कुंड बैराज से पाइप में डाल करके, पाइप में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यह गर्म प्रदेश है, एक तरीके से बहुत गर्मी पड़ती है और साथ में पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, जल का भी वाष्पीकरण नहीं होगा, सही से पहुंच जाएगा राजस्थान तक। नहीं तो पता चला बीच में हरियाणा वालों ने पानी पी लिया। तो यहाँ से पाइप में डाल करके इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, राजस्थान ले जा रहे हैं। और राजस्थान का चूरू बहुत गर्म और बहुत ठंड दोनों रहता है। गर्मी में तापमान 51 और ठंड में तापमान -4, मतलब बिल्कुल आनंदमय जीवन है यहाँ पर। दूसरा है झुंझुनू, ये राजस्थान का प्रांत है। तीसरा है सीकर। इन तीनों जिलों को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए, जिसका जो व्यास है 3.6 मीटर होगा, करीब 4 मीटर चौड़ी पाइप के जरिए इनको पानी पहुंचाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट में कई सारा पैसा भी लगेगा, लेकिन इससे राजस्थान के जो सूखे इलाके हैं, कम पानी वाले इलाके हैं, उनको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। 1994 में ये फैसला लिया गया था, लेकिन तब से इसको कुछ नहीं किया गया, रखा हुआ था ये। तो इसको इन्होंने साइन किया है और यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन दोनों राज्यों के इस दृष्टिकोण से, क्योंकि ये दोनों राज्य जो हैं ये जल की कमी वाले राज्य हैं और जल यहाँ पर संसाधन उपलब्ध भी हैं, लेकिन समुचित बंटवारा नहीं होने के कारण से
ये राजस्थान राज्य को पानी कम मिल रहा था। राजस्थान के पास अपने पानी के स्रोत बहुत कम हैं, हालांकि बड़े बड़े झील बहुत सारे हैं राजस्थान में गुरु। राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौता क्या है? तो राजस्थान और हरियाणा ने यमुना जल बंटवारे से जुड़ा एक समझौता साइन कर लिया है। इसका उद्देश्य 1994 के ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को यमुना का पानी उपलब्ध करवाना है, डायरेक्ट यमुना। और दिल्ली से पहले वाली यमुना उनके पास पहुंच रही है। दिल्ली में आकर के यमुना नाला बन जाती है, फिर जाती है आगे, तो मतलब सही पानी पहुंचेगा। कितना पानी मिलेगा? 580 मिलियन घन मीटर पानी यमुना नहर से भूमिगत पाइप के माध्यम से राजस्थान को दिया जाएगा। यह पानी हर साल जुलाई से अक्टूबर, ये कौन सा मौसम है? यह वर्षा का मौसम है। वर्षा के मौसम में उनको दिया, 4 महीनों के लिए उनको मिलेगा। अब 4 महीने में आपको पानी मिला, उसको स्टोर करके रख लो। इस पानी से राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले को लाभ मिलेगा। इसके अलावा भिवानी और फतेहाबाद जैसे हरियाणा के क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। पानी का उपयोग मुख्य रूप से पीने के पानी और भूजल पुनर्भरण के लिए होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर इसका उपयोग किया जाएगा। 1994 में यह समझौता हुआ था। 12 मई 1994 को यमुना नदी बोर्ड समझौता यमुना बेसिन राज्यों के बीच में हुआ था। यमुना बेसिन राज्य मतलब यमुना नदी और उनके बेसिन में जो उसके सहायक नदियां हैं, वो जहाँ से आ रही उन सबको मिलाकर यमुना नदी बेसिन बनता है। यमुना नदी उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक के भी सहायक शामिल होते हैं, इन सबको मिलाकर के यमुना नदी बेसिन बनता है। इसमें यमुना के सतही जल के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार हरियाणा को 40.6%, उत्तर प्रदेश को 35.1%, उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। राजस्थान को 10.4%, दिल्ली को 6.3% और हिमाचल को 1.7% हिस्सा मिला था। ये सब के सब क्या हैं? तो ये सब यमुना नदी द्रोणी में आने वाले राज्य हैं। इन सभी को 40, 35, 10 और 6.3 और हिमाचल को 1.7% पानी मिला था। सबसे अधिक हरियाणा को, फिर उत्तर प्रदेश को, उसके बाद से राजस्थान, फिर दिल्ली, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के थोड़े से ही भाग से यमुना नदी टच करके निकल जाती है। पुराने विवादों का समाधान, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह लगभग में 30 साल पुराना विवाद था, जिसका हमने समाधान कर लिया है। समझौते की मुख्य व्यवस्था, 3 भूमिगत पाइपलाइन बनाई जाएंगी। पेट्रोलियम में फैक्ट, जिसका व्यास इतना मीटर होगा, इसके माध्यम से हरियाणा से राजस्थान तक पानी पहुंचाया जाएगा। अतिरिक्त मानसूनी पानी को मोड़कर पीने के पानी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा। परियोजना और लागत, इस परियोजना के लिए हरियाणा के हथनी कुंड से राजस्थान तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बनाई जाएगी। भूमिगत मतलब मिट्टी के अंदर दबा हुआ पाइपलाइन। परियोजना का अनुमानित लागत 3,900 करोड़ बताई जा रही है। महत्व क्या होगा? तो राजस्थान के लिए तो बहुत महत्व है इसका, क्योंकि राजस्थान को पीने का पानी मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से ये जा रहा है, आपको राजस्थान हरियाणा है, ये दिल्ली है, और यहाँ पर तो बाकी चीज़ पता ही है आपको किन किन राज्यों का हमने नाम लिया कि किनको मिलेगा या। अब जरा समझते कि 1994 में यह समझौता जो हुआ था यह क्या था और क्यों हुआ था यह समझौता, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। 1994 के यमुना नदी द्रोणी राज्य समझौते के बारे में चर्चा करें। 1994 का ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समझौता, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समझौता यमुना नदी के ऊपरी भाग के पानी के बंटवारे से जुड़ा समझौता है। यह 12 मई 1994 को यमुना नदी के बेसिन के राज्यों के बीच में हुआ था, जिसमें बंटवारा किस प्रकार से किया गया है इसकी चर्चा हमने कर ली है। यह समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि यमुना नदी के पानी को लेकर राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद था, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पीने के पानी और सिंचाई की ज़रूरतों के लिए इसकी मांग कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हरियाणा और दिल्ली के लिए तो मुख्य स्रोत जो है जल का वो यमुना नदी ही है ना। और यमुना नदी जो है न केवल हरियाणा और दिल्ली बल्कि राजस्थान को भी पीने का पानी दे सकती है, क्योंकि राजस्थान में जल की वैसे ही कमी रहती है। इन राज्यों के बीच में बहुत लंबा विवाद था, जिसके कारण 1994 में समझौता हुआ, लेकिन बंटवारा पर साइन नहीं किया गया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए पानी का निश्चित बंटवारा किया गया, ताकि हर राज्य को उसका तय हिस्सा मिल सके, भविष्य में जल विवाद कम हो। इसका उद्देश्य न्यायपूर्वक जल बंटवारे यानी कि बिल्कुल सही तरीके से पीने के पानी की आपूर्ति, सिंचाई ज़रूरतों की पूर्ति और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। तो अब इसी सहयोग को बढ़ावा देते हुए हाल ही में साइन कर लिया गया है। हथनी कुंड बैराज क्या है? बहुत ही फेमस है ये हथनी कुंड बैराज।
हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर, इस जगह का ही नाम है यमुनानगर, छोटा सा नगर है और यमुना के किनारे ही है, इसलिए इसका यमुनानगर नाम है। यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित महत्वपूर्ण बैराज है। यह यमुना नदी के पानी को नियंत्रित करने, उसे नहरों मोड़ने के लिए बनाया गया था। इसमें पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर में पानी छोड़ा जाता है। ये बैराज है और यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर दो प्रकार के नहर निकाले गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और अब राजस्थान को भी इससे पानी मिलने जा रहा है हथनी कुंड बैराज से। राजस्थान इससे ये भी होगा, जैसे देखा होगा और आपने दिल्ली में होता क्या है बरसात के मौसम में कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी की अधिकता के कारण से यमुना के आसपास के इलाके डूब जाते हैं, है ना। तो वो डूबने से भी बच जाएंगे। भाई अतिरिक्त पानी आया तो पाइप खोल दो, राजस्थान में चला जाएगा, जिससे पानी का समुचित बंटवारा हो जाएगा, जिससे हम प्रबंधन कर सकें। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए, है ना। तो ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा इसके लिए। नए राजस्थान हरियाणा समझौते के बाद से हथनी कुंड से 300 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के जिलों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है महाराष्ट्र टू यूज AI टू एनालाइज डॉक्यूमेंट पेट्रोगल्फी इन कोंकन्स। कहाँ पर है भाई? तो कोंकण का इलाका, मैप पर दिखा देता हूँ मैं आप। मैप पर देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो इसको देखिए, ये इसी प्रकार से बना हुआ है। ऐसे लग रहा है ना कि ये दो जानवर है, बीच में ये इंसान है ना। तो अब क्यों बनाया था? उस समय तो ड्रोन भी नहीं होता था, ऊपर से चढ़ के फ़ोटो खींच लें, कैसा बनाया है। जो भी है, इस प्रकार के शैल चित्र मिलते हैं। मैप पर देखिए कहाँ पर मिलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बंधुओं? कोंकण तट। ये उसके बाद से नीचे चले जाएंगे तो मालाबार तट आ जाता है। तो इसमें भी मुख्य रूप से दो जिले, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। रत्नागिरी के आम बड़े फेमस होते हैं, बहुत सुंदर आम होते हैं। चलिए समझते हैं, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये जो दो ज़िले हैं ना, यहीं पर इस प्रकार के चीज़ें पाई गई। अब उन्होंने तो खेल खेल में बना दिया होगा, उस समय के जो लोग रहे कबड्डी खेलते हो क्या पता यहाँ पर, है ना, कौन देख रहा। लेकिन हमारे लिए अब क्यूरियोसिटी की चीज़ है कि आखिरकार वो यहाँ पर करते क्या थे, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया था, पर्पस क्या था। पर्पस कुछ नहीं था, लूडो नहीं था उस समय में, मोबाइल भी नहीं था, तो क्या करें, तो इसलिए बना लिया होगा उन्होंने। समझते हैं ज़रा कि क्या है ये चीज़ और इसका क्या महत्व है, ज़रा सीरियसली उसे समझेंगे। महाराष्ट्र सरकार कोंकण क्षेत्र में मिले प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के विश्लेषण, वर्गीकरण, दस्तावेजीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगी। ये तो न्यूज हो गया, ठीक है। क्यों करेगी? इससे हमें और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और इसको हम यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करवा पाएंगे, जिससे दुनिया में थोड़ा सा हाईलाइट होगा। और जिस प्रकार से लोग MP में आते हैं गुफाओं को देखने के लिए, जिस प्रकार से लोग स्पेन में जाते हैं गुफाओं को देखने के लिए, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी प्राग ऐतिहासिक इन शैल चित्रों, पत्थर पर बने चित्रों को देखने लोग आएंगे। तो बस यही पर्पस है इसमें। अब AI का यूज़ क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा फैशनेबल भी तो लगता है कि सरकार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। शैल चित्र कहाँ मिले हैं? ये शैल चित्र महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में पाए गए हैं। ये मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों में स्थित है। अब तक कोंकण क्षेत्र के 107 गांव में ऐसे शैल चित्र मिले हैं। बड़ा ही अचंभा करने वाला एक फैक्ट है कि इतने वर्षों तक हमें इसके बारे में पता नहीं था, हाल फिलहाल में हमें पता चला है। और देखिए इस प्रकार के शैल चित्र जो होते हैं, ये इस चीज़ का प्रमाण होते हैं कि यहाँ पर इंसान बहुत पहले से रह रहे हैं और यहाँ पर एक छोटी मोटी सभ्यता थी उस समय में जो इस प्रकार की चीज़ें बना सकती थी। पर्पस उसका जो भी रहा हो, पर्पस उसका खेलकूद रहा हो, मनोरंजन रहा हो, देवता या किसी प्रकार का पूजा पाठ रहा हो, विधि विधान रहा हो, कुछ भी रहा हो, आज के समय में उसका जो रेलेवेंस है वो ये है कि हमारे यहाँ पर इतनी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, मैप पर आपको दिखाई दिया कहाँ कहाँ पर है। और यूनेस्को की अस्थायी सूची 2025 में यह लिस्ट भी 107 गांव में यह शैल चित्र है। इन सभी ज़िलों में ऊपर से देखने पता चला कि यहाँ पर तो कुछ कुछ चित्र जैसा है, क्योंकि नीचे से अगर आप इतने बड़े आकृति को देखोगे तो आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगेगा। जब तक हम इसका टॉप व्यू नहीं लेंगे, जिसको हम लोग बर्ड आई व्यू कहते हैं, जब तक हम वो नहीं लेंगे तब तक हमें पूरा रूपरेखा पता नहीं चलता ये क्या बनाया गया है। इन शैल चित्रों मुख्य रूप से मानव आकृतियाँ, कछुआ, हाथी, मोर और गैंडा है। अन्य जीवों की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। ये चित्र उस समय के मानव की प्रकृति को देखने, समझने और उसे पत्थर पर उकेरने की क्षमता को दिखाता है कि वो जो चीज़ देखते थे उसको वो लोग पत्थर पर उकेर देते थे। ठीक है, क्यों उकेरते थे भाई? बहुत सारे कारण हो सकते, खाली बैठे हुए उकेर लिया, या फिर और क्या हो सकते हैं, अपने चिन्ह को छोड़ने के लिए कि हम यहाँ पर मौजूद थे,
कबीलों में संवाद करने के लिए हो सकता है अपने आने वाली पीढ़ी को संकेत देना कि इस जीव का, इस जंतु का कैसे शिकार किया जाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। काल और महत्व क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार से इन शैल चित्रों की उत्पत्ति लगभग 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती, जो कि काफ़ी पुराना हो गया, के बीच मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये चित्र मध्य पाषाण काल या उससे भी पुराने समय से जुड़े हुए हो सकते हैं। हम लोगों ने, अगर आपने इतिहास की किताब कभी खोल करके बिना पीटी के अलावा भी पढ़ा होगा एंशिएंट, चूँकि बीपीएससी में केवल एंशिएंट पीटी में पूछता है तो बच्चे एंशिएंट पढ़ते ही नहीं हैं, तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में पुराने ज़माने की बहुत सारी सभ्यता है प्रागैतिहासिक काल की, जिनके बारे में यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि लिखने वाला वहाँ पर सवाल आता है। तो उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई महाराष्ट्र के लिए नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ क्या है? इन शैल चित्रों का होना वहाँ पर। वो भी कोई ये शैल चित्र छोटे नहीं हैं। आपको जो मैंने इमेज दिखाया, सोचिए कितने बड़े भाग बनाए गए हैं, वो कितने बड़े स्थान पर उकेरे गए हैं। किस प्रकार से उन्होंने इतने बड़े स्थान पर इस प्रकार के आज से 10,000 वर्ष पूर्व उकेरे होंगे। टूल्स भी नहीं थे उस समय, तो कैसे अंदाज़ा लगाया होगा कि किस प्रकार से बनाया जाए इसको। तो ये कला कैसे विकसित हुई थी उनके पास, है ना। आकार और फैलाव क्या है? देखिए इनका आकार कितना बड़ा है। इन शैल चित्रों का औसत आकार 50 वर्ग मीटर से 70,000 वर्ग मीटर तक बताया गया है। निदेशालय के अनुसार ये शैल चित्र लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे करके। मतलब पूरे इलाके में एक तरीके से किया लग रहा है कि जैसे मार्किंग किया हुआ है कि ये हमारा रीजन है। ठीक है, मतलब अपना ये स्पष्ट करना कि ये जो रीजन है ये हम लोगों से बिलोंग करता है। इस प्रकार से उसे बनाया गया है। यूनेस्को से जुड़ी स्थिति 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। हालांकि इन्हें अस्थायी विश्व धरोहर दर्जा मिलना बाकी है, तो ये अभी बाकी है। घोड़े और बैल की अनुपस्थिति का अभाव। विशेषज्ञों ने बताया कि इन शैल चित्र में घोड़े और बैल की आकृतियाँ नहीं मिली है। इससे संकेत मिलता है कि ये चित्र कृषि पूर्व काल से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि घोड़े और बैल भारत में बाद के समय में अधिक सामान्य हुए हैं। कृषि पूर्व, कृषि तो हमने मध्य पाषाण के लास्ट फेज में हमने शुरू किया है ना। और उसमें बैलों का उपयोग, जानवरों का उपयोग तो और बाद में हुआ है। घोड़ों का उपयोग तो बहुत बाद में माना जाता है, क्योंकि घोड़ा भारत में देशज में अगर आप देखेंगे तो नहीं है। खच्चर वगैरह हैं या फिर छोटे किस्म के घोड़े हैं, भारत के गुजरात के इलाकों में पाए जाते हैं। तो घोड़े बैल नहीं मिलने के कारण हमें ये लग रहा है कि ये कृषि वाली अर्थव्यवस्था से पूर्व की चित्रें हो सकती हैं। तो ये याद रखने योग्य चीज़ है। दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इन शैल चित्रों को पहचान कार्य 2012 के आसपास शुरू हुआ और 3,000 से अधिक शैल चित्रों को हमने पहचान लिया है। एआई का उपयोग हम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हम इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी को इकट्ठा कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, एक सरिस्का का टॉपिक है। 25 बाघ अभयारण्य में प्राथमिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सरिस्का काफ़ी पहले घोषित किया गया था। उसी उपलक्ष्य में कुछ रिपोर्ट जारी किया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। देखिए ध्यानपूर्वक क्या है ये। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार से भारत के 58 बाघ अभयारण्यों में से 25 अभयारण्यों में बाघों की संख्या बहुत कम या बाघ रहते ही नहीं हैं। बाघ अभयारण्य में रहते ही नहीं हैं। इन क्षेत्रों में बाघों की अस्थायी आबादी विकसित करने के लिए प्राथमिक हस्तक्षेप की जरूरत बताई जा रही है। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन नीडेड इन 25 टाइगर रिजर्व। सरकार चाह रही है कि इन 25 टाइगर रिजर्व में हम टाइगरों को यहाँ पर बसाएं। और कुछ टाइगर रिजर्व जो हैं वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन हो गया, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कान्हा है और माधव है, इन सब में टाइगर की संख्या कोई कम नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण की रिपोर्ट का नाम है सक्रिय बाघ प्रबंधन का रोड मैप। बाघों की पुनः स्थापना से मिली सीख, लर्निंग फ्रॉम द टाइगर, री इंट्रोडक्शन। इसमें यह भी कहा गया है कि री इंट्रोडक्शन हमेशा ही सही साबित नहीं हो पाया है हमारे लिए। सरिस्का का संबंध, यह रिपोर्ट सरिस्का में बाघों की पुनः स्थापना 18 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जारी की गई है। 18 वर्ष पूर्व सरिस्का को टाइगर रिजर्व की मान्यता दी गई थी। सरिस्का ने 2000 के दशक के मध्य में शिकार और आवास की क्षति के कारण अपने सभी बाघ खो दिए थे। बाद में दूसरे अभयारण्य से बाघ लाकर के यहाँ पर फिर से आबादी बसाई गई थी और अब यहाँ पर आबादी है। सरिस्का बहुत नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक में ही अरवल ज़िला है राजस्थान का। अरवल वही जहाँ पर भानगढ़ है, भूतिया जगह भानगढ़ का आपने नाम सुना होगा। सिलसर लेक करके बहुत सुंदर है वो, और फिर सरिस्का भी है वहाँ पर। तो ये बाघ रिजर्व जो है खाली हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें सरकार ने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया, तब वहाँ पर बाघों की कुछ संख्या है।
सरिस्का की वर्तमान स्थिति, सरिस्का में वर्तमान में 56 बाघ हैं। यह भारत बाघों के सफल पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। 25 अभयारण्यों की समस्या भी है। केंद्र ने देश के 25 अभयारण्यों में कहा है कि यहाँ पर बाघ नहीं रहते हैं। इनकी क्षमता तो है, लेकिन बाघों की संख्या बहुत कम या घटती जा रही है प्राकृतिक कारणों से। प्रमुख कारण क्या है? इन अभयारण्य बाघों की कमी का मुख्य कारण शिकारी प्रजातियों की कमी है। कमजोर आवास, स्थानीय आबादी से दूर, स्रोत आबादी से टूटा हुआ संपर्क शामिल है, जिसके कारण से यह अलग थलग पले हुए रिजर्व हैं जिसमें बाघों की संख्या बहुत कम है। कुछ अभयारण्य वर्तमान में बाघ नहीं हैं। सतकोसिया, कवाल, डंपा, कामलांग और बक्सा जैसे अभयारण्य जो हैं ये केवल यूपीएससी और बीपीएससी के बच्चों के सिलेबस में ही हैं। इनमें बाघ नहीं है, लेकिन आपको टाइगर रिजर्व के नाम पर इन सबको पढ़ना पड़ता है। याद रखिएगा, इन्हें बाघों की संख्या 0 है, ये याद रखना है आपको। पुनर्स्थापना से जुड़ी चुनौतियाँ भी हैं। 12 अभयारण्यों बाघों का पुनर्स्थापन या पूरक आबादी बढ़ाने का प्रयास हुआ, लेकिन परिणाम हमेशा सफल नहीं हो पाए। तो यही जो मैंने आपको बताया कि सरकार ने जो रीइंट्रोडक्शन से जुड़े हुए रिपोर्ट में कहा है कि बाघों की आबादी जो है ये सही से नहीं हो पाया। रीइंट्रोड्यूस करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए अब कठोर वैज्ञानिक तरीकों से इनको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सफलता के लिए ज़रूरी शर्तें क्या हैं? शिकारियों का आधार बढ़ाना, उनके खाने का यहाँ पर इंतजाम हो, स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो, लगातार निगरानी हो, स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा, तभी जाके पुनर्स्थापना यहाँ पर हो सकता है। अच्छे स्रोत उदाहरण रिपोर्ट के अनुसार जिन अभयारण्य बाघों की अच्छी संख्या है, अच्छा शिकार आधार, बेहतर आवास हैं, स्रोत आबादी के रूप में काम कर सकते हैं, इसमें बांदीपुर, कान्हा, रणथंभौर और कॉर्बेट जैसे अभयारण्य हैं जहाँ पर भर भर के हमारे पास बाघ मौजूद हैं। सरिस्का अलवर ज़िले में है, दिल्ली के समीप में ही है। यहाँ पर बाघ परियोजना में शामिल किया गया। 2000 दशक में बाघ कम हो गए थे यहाँ पर, और सफलतापूर्वक यहाँ पर वर्तमान में बाघ 50 से ज़्यादा मौजूद हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो मतलब पासपोर्ट बिना भारत के नागरिकों को भी जारी किए गए हैं क्या? ऐसा ही कुछ कहा है उन्होंने। ज़रा समझते हैं कि क्या है, मुद्दे को समझते हैं। हाल ही विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया, देखिए भारत में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार तो कुछ है ही नहीं आइडेंटिटी कार्ड के अलावा, वोटर आईडी जो है ये भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आप इस देश में रह रहे हैं वो तो प्रमाण हो ही नहीं सकता है। तो प्रमाण आखिरकार है क्या? लोग यही पूछ रहे हैं। तो उसको स्पष्ट कर दूंगा कि प्रमाण आखिरकार में नागरिकता का होता क्या है। हाल ही विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज है। सीरियसली ब्रो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है ये केवल। इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। ठीक है, यात्रा केवल एक डॉक्यूमेंट है जो विदेश में आपको भारतीय होने का पहचान देता है। पासपोर्ट विदेश यात्रा पहचान और विदेशों में भारतीय दूतावासों से सहायता पाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन नागरिकता का निर्धारण अलग कानूनों के आधार पर होता है, ऐसा श्रीमान विदेश मंत्रालय जी ने कहा है। पासपोर्ट और नागरिकता में अंतर क्या होता है फिर? पासपोर्ट यह दिखाता है कि व्यक्ति को विदेश यात्रा के लिए भारत सरकार ने यात्रा दस्तावेज जारी किया है। यह पहचान राष्ट्रीयता से जुड़ा मजबूत दस्तावेज हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है कि हमारे पास पासपोर्ट है और यही हमारी नागरिकता का प्रमाण है। समझिएगा कि क्या कहा गया है। राष्ट्रीयता से जुड़ा मजबूत डॉक्यूमेंट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी, लेकिन नॉट लास्ट प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, यही इसमें कहा गया है। बट इट इज़ नॉट बाई इट सेल्फ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, यह राष्ट्रीयता का एक प्रमाण हो सकता है, बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट हो सकता है साबित करने के लिए, लेकिन यह इकलौता नागरिकता को प्रमाणित नहीं कर देता है आपका। यही विदेश मंत्रालय ने हमारे कहा है। नागरिकता यह तय करती कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 और संविधान के संबंधित प्रावधानों के आधार पर होता है। क्या संविधान में नागरिकता से जुड़ी हुई कुछ कहा गया है? आर्टिकल में है, 5 से 11 तक में है, लेकिन उसमें नागरिकता किसको मिलेगी ये चीज़ स्पष्ट नहीं किया गया। इसको लेकर के भारत सरकार ने समय समय पर एक्ट बनाए हैं, जैसे 1955 का एक्ट है नागरिकता के लिए जुड़े हुआ, जैसे 2019 का एक नागरिकता संशोधन अधिनियम भी है। तो नागरिकता की चर्चा संविधान में है, लेकिन संविधान
ये स्पष्ट नहीं करता है कि नागरिकता के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो भारत सरकार में संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, 1955 का कानून है, 2019 का कानून है, जिसके जरिए बताया जाता है कि नागरिक कौन होंगे। स्पष्ट हो गया। चलिए जरा समझते हैं नागरिकों। पासपोर्ट अधिनियम 1967 का आधार, पासपोर्ट अधिनियम 1967, यही चीज़ चर्चा में है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार पासपोर्ट यात्रा दस्तावेजों को जारी करने, भारत से बाहर जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार ऐसे व्यक्तियों को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। यही चीज़ आपको समझना चाहिए। सारे जोक, सारे हंसी मजाक दूसरी तरफ, और जो सरकार के पासपोर्ट अधिनियम 1967 में बनाया गया था उसी के जरिए विदेश मंत्रालय ने इस तरह की चीज़ें कही है। क्या कहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू पासपोर्ट टू ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इवन टू पर्सन हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में पासपोर्ट जारी कर सकता है, भारत सरकार कर सकती है, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। इसी कारण केवल पासपोर्ट होना नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता है। अब आपको समझ में आया कि क्या कह रही है विदेश मंत्रालय? ऐसे ही हवाई बातें तो नहीं कहेगी। ठीक है। यदि कानून गैर नागरिकों को भी विशेष परिस्थिति में यात्रा दस्तावेज देने की गुंजाइश है तो पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अतः यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि सही कह रही है सरकार। इस बार तो हर चीज़ में गलती नहीं निकालते हैं। धारा 20 का क्या महत्व है? पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को विशेष मामलों में गैर नागरिकों को पासपोर्ट या दस्तावेज जारी करने की शक्ति देती है। यही इस पूरे मुद्दे का मुख्य कानूनी बात है। सामान्य स्थिति में पासपोर्ट नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन धारा 20 जैसी व्यवस्था यहाँ पर यह दिखाती है कि पासपोर्ट और नागरिकता को पूरी तरह से एक करके हम लोग नहीं देख सकते हैं। नागरिकता किस कानून से तय होती है? फिर अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि नागरिकता जो है वो कई सारे माध्यमों से दिया जाता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्र के भारत में विलय। जैसे सिक्किम पहले अलग हुआ करता था, सिक्किम का जब भारत में विलय किया गया तो वहाँ के लोगों को नागरिकता हमने दी कि अब से सिक्किम के जो भी लोग हैं वो भारत के भी नागरिक होंगे। इस प्रकार से जन्म के जरिए भी हो सकता है, वंश के जरिए भी हो सकता है। जैसे SIR में वंश की भी जांच की गई। अगर आपके माता पिता हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम था, उन्होंने वोट डाला हुआ है, तो आप केवल उनका वोटर ID नंबर अपने आप फॉर्म में डाल करके आप SIR करवा सकते थे। यही तो प्रोसेस था ना। 1955 है। इस कानून में यह बताया गया कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है, किन परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त हो सकती है। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्र के भारत विलय के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। इसे नागरिकता का निर्धारण पासपोर्ट से नहीं बल्कि नागरिकता कानून के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से दस्तावेज नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है? आधार, मतदाता पहचान पत्र, अस्थायी खाता संख्या कार्ड, पासपोर्ट मतलब पैन, पासपोर्ट, मतदाता ID, आधार, ये सब नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इन दस्तावेज का उपयोग पहचान या सुविधा के लिए हो सकता है, लेकिन नागरिकता का प्रश्न नागरिकता कानून और मूल अभिलेखों के आधार पर ही किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि पासपोर्ट अधिनियम धारा 20 ये कहता है कि कुछ विशेष परिस्थिति में भारत सरकार बिना नागरिकों को भी जारी कर सकती है। नागरिकता के मामले में जन्म से जुड़े अभिलेख, माता पिता के नागरिकता से जुड़े दस्तावेज, कानून के अनुसार जारी नागरिकता प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का अभिलेख, नागरिकता अधिनियम के तहत प्राप्त प्रमाण पत्र ऐसे मामलों में मजबूत आधार बन सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति को अलग से नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, इसलिए नागरिकता की जांच में परिस्थिति, जन्म का समय, माता पिता की स्थिति संबंधित कानूनों में साथ में देखा जाता है। इसीलिए देखिए, आपके पास में सिटीजनशिप प्रूव करने का तो कोई कार्ड नहीं है कि ये रहा हमारा सिटीजनशिप कार्ड। पता चला सरकार ने सिटीजनशिप कार्ड कल को दिया सबको, सुप्रीम कोर्ट अगले दिन से बोलेगी कि ये सिटीजनशिप का प्रमाण है ही नहीं। तो कार्ड पर कार्ड घर में इकट्ठा करने से क्या होगा? कैसे नागरिकता प्रमाणित हो सकता है? तो जन्म का समय, माता पिता की स्थिति, आपके वंश की स्थिति, किस प्रकार से कब से भारत में रह रहे हैं, और इसी प्रकार से तय की जाती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। विश्व में आधुनिक पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? छोटा सा PT फैक्ट है, लेकिन मैं करवाऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मानी जाती है। उससे पहले पासपोर्ट जैसी प्रणाली कुछ था ही नहीं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 1920 था, जब लीग ऑफ नेशंस ने पेरिस में पासपोर्ट सीमा शुल्क, औपचारिकता और यात्रा टिकट का सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन में पासपोर्ट पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान मानक तय किया गया और उसके बाद से ही पासपोर्ट आया है। मुख्य रूप से
1914 के बाद से मजबूत हुई है। 1920 में लीग ऑफ नेशंस के सम्मेलन ने इसे वैश्विक मान्यता दी है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।